हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेस स्टडी 95 में स्वागत है। दोस्तों, मैंने इतिहास के एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से लेके 11 तक का सीरीज स्टार्ट की हुई हूँ, जिसमें से कि मैंने प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में बता स्टार्ट की हूँ, जिसमें से कि मैंने पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख ये सब मैं पिछले के वीडियो में कराई हुई हूँ। और अभिलेख जो मैं कराई थी, अभिलेख के जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि उस अभिलेख के माध्यम से ही राजा के बारे में हम जान सकते हैं, किसी राजा के बारे में, और वो राजा का क्षेत्र किस क्षेत्र के वो राजा थे, उन्होंने कौन से कार्य सब किए थे, उनकी साम्राज्य विस्तार नीति कैसी थी, उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उनके समय में कौन कौन से कार्य हुए थे, उनकी नीतियाँ क्या सब थी, और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि सब के बारे में मुझे अभिलेख ही एक माध्यम है जो कि हम इतिहास को जान सकते हैं। इसी के साथ इसमें से एक और आते हैं जो कि है इतिहास जानने के लिए है एक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जिस प्रकार अभिलेख एक माध्यम है इतिहास को जानने का, ठीक उसी प्रकार साहित्यिक स्रोत भी है एक इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत जो थे दोस्तों, ये जो है प्राचीन भारतीय के लिपियों का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में था। मैंने कल ही आपको लिपि के बारे में बताई थी, जैसे कि ब्राह्मणी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि हो गया, अरामाइक लिपि हो गया। लेकिन प्राचीन भारतीयों को जो था लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में तो था, लेकिन उसे वो पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि वो चित्रात्मक रूप से था, उसको अर्थात भावनात्मक रूप से था, इसलिए उसको हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन बाद में जो लिपि आती है सम्राट अशोक के टाइम का, तो उस लिपि को एक नाम है वैज्ञानिक, उनका नाम था जेम्स ब्रीपेंस लेखक थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम अशोक की ब्राह्मणी लिपि को 1837 ईस्वी में पढ़े थे। तो ये लिपियाँ थी। उसके बाद जो है साहित्यिक स्रोत में जो था दोस्तों, प्राचीनतम जो उपलब्ध पांडुलिपियाँ थी ईसा पूर्व 4वीं सदी के पहले की नहीं है, ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में पांडुलिपियाँ जो है भोजपत्र, तारपत्र पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैली हुई है, मतलब प्राकृत भाषा जो है ना, ये बौद्ध काल के टाइम, जब आगे हम सेशन में बताएंगे कि बौद्ध काल में कैसे प्राकृत भाषा का विकास हुआ था, उनकी क्या शैली थी, ये मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगी। फिलहाल मैं अभी कुछ पॉइंट बता देती हूँ। प्राकृत भाषा जो था भारत से ही मध्य एशिया में फैला हुआ था। ये पांडुलिपियाँ जो है मेष चर्म एवं काठ फलकों पर लिखी गई थी। ये जो प्राकृत भाषा जो लिपियाँ थी, ये मेष चर्म या काठ फलक पर लिखी हुई थी, मतलब लकड़ी की कुछ है, उन्हीं को डिजाइन के बनाए गए थे। फिर संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली है, परंतु इसमें अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। और हिंदुओं के धार्मिक साहित्य कुछ है, जैसे कि वेद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराण हो गए आदि हैं। उसमें से है एक ऋग्वेद आते हैं। ऋग्वेद जो है ना, इनका जो पीरियड था ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल था, लगभग काल माने जाते हैं। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद को हम 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन वेद जो है ना, टोटल वेद 4 है। 4 वेद में कौन कौन है? पहला हो गया ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है। तो सबसे पहला वेद ऋग्वेद है,
इसको प्राचीनतम वेद भी बोलते हैं। और सबका सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। जिस प्रकार वेद है उसी प्रकार ठीक उपवेद भी है। उपवेद भी 4 हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। अब इसकी विशेषता क्या है? तो आयुर्वेद का मतलब है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। धनुर्वेद का मतलब है युद्ध कला से। गंधर्व वेद का मतलब है कला एवं संगीत से। और शिल्प वेद का मतलब है भवन निर्माण से। तो आइए हम जानते हैं पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ना, मुख्यतः देवताओं के बारे में वर्णन है, जैसे देवताओं की स्तुति करना। परंतु बाद में साहित्य में स्तुति के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, प्रणानिक, आख्यान, उपनिषद हमें दार्शनिक चिंतन से मिलते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट से बता रही हूँ, लेकिन जब मैं विस्तार से पढ़ाऊँगी तो इसका और विस्तार पूर्वक इसका मैं अच्छे से कराऊँगी। अभी मुख्य चीज़ें जो भी है जानकारी के दे रही हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर है वैदिक मूल ग्रंथ। वैदिक मूल ग्रंथ आगे है वेदांग। वेदांग का अर्थ है वेदों के अर्थ को समझने व सूक्तों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग जो है 6 है। एग्जाम में कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है वेदांग कितना है, तो वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो इस सबकी विशेषताएं क्या थी? तो पहले थी शिक्षा। शिक्षा में है वैदिक शब्दों के सही उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया था। कल्प में वैदिक कर्म कांडों के संपन्न कराने हेतु विधि नियम था। फिर था व्याकरण। इसमें नाम एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के हेतु नियम थे। चौथा है निरुक्त। इसमें शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ, मतलब भाषा शास्त्र का प्रथम नियम किसको बोलते हैं? निरुक्त को बोलते हैं। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? निरुक्त है। निरुक्त के रचनाकार थे याक्स। याक्स ने जो है निरुक्त की रचना की है। पांचवा है छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिश, जगती, वृहति का प्रयोग किया गया है। फिर है ज्योतिषी। इसमें ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिषी के जो आचार्य थे वो कौन थे? लगध मुनि थे। आगे है, इसी के साथ वेदांग खत्म होता है। अब आगे के पॉइंट में देखते हैं। आगे के पॉइंट में है सूत्र लेखन। मतलब सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण कौन सा है? पाणिनि जो ग्रंथ लिखे हैं, ये एक व्याकरण ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था अष्टाध्यायी। एग्जाम में आता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि जो थे अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। उसके बाद है महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है। ये 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का बारे में बताती है। पहले इसमें 8800 श्लोक थे, इस कारण इसका नाम जय संहिता था। इसके बाद इसका अर्थ हो गया, जिसका अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है। कालांतर में यह श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं, जिस कारण इसका नाम महाभारत पड़ा है। जब 8800 श्लोक थे इसमें, उस टाइम में महाभारत का नाम जय संहिता थी। लेकिन अब 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम महाभारत रखा गया। इसमें उस टाइम का जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। आगे है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जो है रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए हैं। वर्तमान में जो है रामायण में 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी जो रचना हुई थी वो संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई है, ऐसा प्रतीत होता है।
फिर राजाओं द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान, 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। एक होता है, कुछ होते संस्कार, सब वो भी होते थे। उसमें थे एक जात कर्म। जात कर्म जो है जन्मा अनुष्ठान था, फिर नामकरण होते थे, फिर उपनयन संस्कार होता था, विवाह होता, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों के विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों जो है 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। अगला है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र में यज्ञ विधि के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण भारत में बोली जाती थी। इस ग्रंथ में हमें केवल बुद्ध के जीवनी के विषय में नहीं बल्कि उस समय के मगध, उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था उस टाइम कि गौतम बुद्ध के जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से, मतलब पशु के रूप में भी हो सकते हैं, गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथा में है। जातक कथा जो थे गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के सदृढ़ निकाय का 10वां भाग है। यह महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं इसमें हैं। इस कथाएं में बुद्ध की बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशीलता अवस्था को दिखलाती है। आगे है जैन ग्रंथ। यह प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर इसमें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। फिर है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र स्मृतियाँ टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा गया। धर्मसूत्र का संकलन जो है 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ है। आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विविध ग्रंथ है। ये 15 अधिकरण ग्रंथ में विभक्तित है। इसमें प्राचीन भारत के राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलता है। फिर है कालिदास। कालिदास के काव्य और नाटक लिखे हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ है प्राचीनतम तमिल ग्रंथ। प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी है जो संगम साहित्य में संकलित है, जो राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों में 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया गया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं, इसलिए उस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य को संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध थे। फिर संगम ग्रंथ जो है वैदिक ग्रंथ से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के थे। यह धार्मिक ग्रंथ नहीं। इसके अतिरिक्त अनेक कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है। ये बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायकों का गुणगान है। संगम साहित्य जो थे, संगम साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ है, जो कि हो गया संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोल्काप्पियम, शिल्पादिकारम एवं मणिमेखले। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो गए? तोल्काप्पियम, शिल्पादिकारम, मणिमेखले। आगे है संगम ग्रंथ में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है जो लिखित है। कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व प्रातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित होते हैं। फिर है ईसा की आरंभिक सदियों में
प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज का साहित्यिक स्रोत समाप्त होती है। और जिस प्रकार प्राचीन इतिहास को जानने के लिए प्राथमिक स्रोत अहम भूमिका है, ठीक उसी प्रकार सिक्के, अभिलेख और साहित्यिक स्रोत का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे कि मुझे इतिहास जानने में बहुत ही सहायक सिद्ध है। और कुछ विदेशी विवरण भी है जिसके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, उसके कालक्रम को जान सकते हैं, उनके रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक, ये सब के हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे का वीडियो में मैं आपको विदेशी विवरण में विदेशी यात्री कौन सब आए थे, क्या सब पुस्तक लिखे थे, इसके बारे में मैं आपको आगे कराऊंगी। और इसी के साथ मेरा ये आज का ये सेशन समाप्त होता है। और तब तक के लिए आप सब यूं ही मेरे साथ बने रहें और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और मेरी ये छोटी सी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।